5 मार्च 2026 को राष्ट्रीय चुनावों के लिए तैयार हो रहा है नेपाल। जेएनजेड की पार्टी कहाँ है? पूर्व सत्ताधारी पार्टियों का प्रचार शुरू, लेकिन पीछे रह गए ओली सरकार को गिराने वाले। लेखक नित्य चक्रवर्ती। क्या बांग्लादेश का चुनाव से पहले का माहौल नेपाल में दोहराया जा रहा है, जो इस साल सितंबर के दूसरे सप्ताह में देश के जनरेशन जेएनजेड द्वारा सत्ताधारी के एस ओली सरकार के खिलाफ 2 दिन के विद्रोह का केंद्र था? बड़े संकेत इसी ओर इशारा कर रहे हैं। एकमात्र अंतर यह है कि बांग्लादेश में छात्र प्रदर्शनकारियों की अपनी 9 महीने पुरानी पार्टी है, लेकिन काठमांडू में जेएनजेड के नेता और उनके मार्गदर्शक अभी भी बिना किसी औपचारिक पार्टी आधार के चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। 29 लाख की आबादी वाले देश नेपाल में सितंबर के विद्रोह के 3 महीने से ज्यादा समय बाद अगले साल 5 मार्च को चुनाव कराने की सभी तैयारियां कर ली गई हैं। चुनाव आयोग ने 19 लाख मतदाताओं की सूची तैयार की है और 114 राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए योग्य पंजीकृत किया गया है। लेकिन आखिरकार पिछले 2 दशकों से हिमालयी देश पर शासन करने वाली स्थापित राजनीतिक पार्टियां ही आने वाले चुनावों में मायने रख रही हैं। विद्रोह करने वाले जेएनजेड युवाओं की ओर से पुराने सत्ता प्रतिष्ठान को चुनौती देने के लिए कोई मजबूत राजनीतिक गठबंधन सामने नहीं आया है, जिन्होंने 2 दिनों के बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री के एस ओली को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करके इतिहास रचा था। इसी तरह बांग्लादेश में जुलाई 2024 के विद्रोह के छात्र प्रदर्शनकारियों द्वारा स्थापित नेशनल सिटीजन्स पार्टी एनसीपी मौजूदा चुनाव अभियान में कोई प्रभाव डालने में विफल रही है, जबकि बीएनपी और जमाते इस्लामी जैसी स्थापित पार्टियां हावी हैं, क्योंकि 12 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव नजदीक आ रहे हैं। नेपाल में प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को जेएनजेड प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने के लिए चुना था, ठीक वैसे ही जैसे 8 अगस्त 2024 को छात्र प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में काम करने के लिए चुना था। अब नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री खुद थोड़ी निराश हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए राजनीति में नए चेहरों के आने की संभावनाएं धूमिल हैं। उन्होंने इस उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री का पद संभाला था कि नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय में अपने पूरे करियर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली होने के नाते वह भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करने के बाद अपना अंतरिम पद छोड़ देंगी। लेकिन हाल के दिनों में वह पारदर्शिता पर आधारित और भ्रष्टाचार से मुक्त नए नेपाल के उदय के बारे में उम्मीद खो रही हैं। हाल ही में उन्होंने आने वाले राष्ट्रीय चुनावों से पहले भ्रष्टाचार और कार्यकर्ताओं की मांगों पर चर्चा करने के लिए नागरिक सुरक्षा अभियान टीम के साथ एक बैठक की। भ्रष्टाचार के उन्मूलन और अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दों पर जनमत संग्रह कराने के लिए बातचीत हुई। उम्मीद है कि कार्की जल्द ही इस जनमत संग्रह के मुद्दे पर फैसला लेंगी। अगर वह इसे मंजूरी देती हैं, तो यह फिर से वही होगा जो बांग्लादेश में हो रहा है। 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनावों के साथ साथ जनमत संग्रह पर भी वोटिंग होगी। नेपाल में भी अगर प्रधानमंत्री कार्की जनमत संग्रह के प्रस्ताव को मंजूरी देती हैं, तो 5 मार्च को ही जनमत संग्रह पर मतदान हो सकता है। नेपाल की वर्तमान संसद में 334 सदस्य हैं, निचले सदन में 275 और ऊपरी सदन में 59 सदस्य। राजशाही खत्म होने और लोकतंत्र शुरू होने के बाद से देश में गठबंधन सरकार का चलन है। 2022 के चुनावों में 89 सीटों के साथ नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन पिछली सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार का नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र के प्रधानमंत्री के ओली कर रहे थे, जिन्हें नेपाली कांग्रेस और कुछ अन्य पार्टियों का समर्थन प्राप्त था। सीपीएन यूएमएल एक और कम्युनिस्ट पार्टी है, जो पिछले चुनावों में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच फूट ने नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता में बहुत योगदान दिया। अभी तक वही पार्टियां सामने आई हैं और प्रचार कर रही हैं। 2022 के तर्ज पर गठबंधन की बात हो रही है, लेकिन अभी तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। सभी पार्टियों में अंदरूनी समस्याएं हैं। नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व पर कई वरिष्ठ नेताओं द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि के
ओली से पिछले सम्मेलन में इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, लेकिन वह असंतोष से निपटने में कामयाब रहे और फिर से नेता बनकर उभरे। कुल मिलाकर 7 पार्टियों को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है और गठबंधन सरकारें उनके इर्द गिर्द घूम रही हैं। मंजूर पार्टियों में से लगभग 5वां हिस्सा नई हैं, जिनमें से कई युवा कार्यकर्ताओं द्वारा पंजीकृत की गई हैं, जिन्होंने इस साल सितंबर में नेपाल को हिला देने वाले भ्रष्टाचार विरोधी विरोध प्रदर्शनों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। लेकिन समस्या यह है कि इन सभी छोटी पार्टियों ने अभी तक चुनाव की लड़ाई के लिए संगठन नहीं बनाए हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जेनजेड के सक्रिय सदस्यों की ये पार्टियां चुनाव से पहले गठबंधन करेंगी। जेनजेड ने सितंबर के विरोध प्रदर्शन के दौरान बेरोजगारी की समस्या के बारे में बड़े पैमाने पर बात की थी, लेकिन अब तक वे इस संकट से निपटने के लिए कोई पक्की योजना नहीं बना पाए हैं। वर्ल्ड बैंक के ताज़ा आंकड़े एक चौंकाने वाली तस्वीर पेश करते हैं। नेपाल के 82% कार्यबल का इस्तेमाल अनौपचारिक रूप से किया जाता है और 2024 में देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी सिर्फ $1,447 थी। लाखों नेपालियों के लिए ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उनकी रोज की सच्चाई है। अभी भी समय है। यह देखना होगा कि क्या जेनजेड नेता अपनी मंजूर पार्टियों के बीच कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम बना पाते हैं और स्थापित राजनीतिक पार्टियों से लड़ने के लिए अपनी ताकतों को इकट्ठा कर पाते हैं, जिनके पास अच्छी तरह से काम करने वाली चुनावी मशीनरी है। सिटीजन काउंसिल के कुछ वरीय नेता और साथ ही प्रधानमंत्री सुशीला कार्की भी एक ऐसे ग्रुप के गठन में दिलचस्पी रखते हैं जो सितंबर के विद्रोह के दौरान उठाई गई मांगों के आधार पर 5 मार्च के चुनाव लड़ेगा। अगर एकता की यह कोशिश सफल होती है तो जेनजेड से पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों को कड़ी टक्कर मिलने की कुछ संभावना है।